हाँ स्टूडेंट्स, स्कूल साइड। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ये चैप्टर 4 है। ये बुक है एनसीईआरटी की, क्लास 8, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। लाइक कीजिए वीडियो को पसंद आए तो, और शेयर ज़रूर से कीजिए। और अगर पसंद ना आए तो कमेंट में बताइए मुझे कि क्यों पसंद नहीं आ रही है। मैं खुद को डेवलप करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Gurpreet, Madhu and Tina were walking through the village where they saw a farmer tilling the land. गुरप्रीत, मधु और टीना तीन दोस्त हैं। वो खेतों में गांव साइड के एरिया से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक फार्मर जो है वो खेतों में खुदाई कर रहा है, मतलब उसको खेत को जोत रहा था, मतलब टिलिंग कर रहा था खेत को। तो द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile. तो उन लोगों ने पूछा होगा ज़रूर कि आप क्या कर रहे हैं, ये मतलब या फिर इससे फ़ायदा क्या होता है। तो उन्होंने बताया, फार्मर ने, कि ये मैं खेत की जुताई कर रहा हूँ। इसमें ये एक वीट का खेत है और इसमें मैं बस मैन्यूर ऐड कर रहा हूँ, मतलब खाद इसमें ऐड कर रहा हूँ। जस्ट इसमें हम खाद ऐड कर रहे हैं, ये उसने बताया। तो ही टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द वीट would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour. तो यहाँ बता रहा है कि वीट को बहुत से काम में लाया जाता है। और वो उस फर्टाइल को डालने से वो जो वीट का खेती होता है वो बहुत घना हो जाता है, फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है, या फिर ज़्यादा मात्रा में होता है, या फिर अच्छा क्वालिटी में होता है। और वो मंडी में ज़्यादा दाम में बिकता है, और मंडी से वहाँ से लोग उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं ब्रेड बनाने के लिए, बिस्किट्स बनाने के लिए। इन सब से यूज़ होता है, वीट का इस सब का यूज़ होता है, इसीलिए हम उसमें फर्टाइल डालते हैं। ये उस फार्मर ने बच्चों को बताया। अब आगे हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज आर, मतलब यहाँ पे है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है प्लांट्स का, शुरुआत से और लास्ट तक, जैसे प्लांट को ग्रो हुआ और उसमें वीट है, वहाँ से लेके वीट का बिस्किट बन जाने तक कौन कौन सा स्टेप है यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे है कि प्राइमरी एक्टिविटी है, एक सेकेंडरी एक्टिविटी है और एक टर्शियरी एक्टिविटी है। तो हम लोग पहले प्राइमरी एक्टिविटी पढ़ लेते हैं, फर्स्ट है क्योंकि। Primary activity include all those connected with extraction and production of natural resource. तो प्राइमरी एक्टिविटीज उसको इंक्लूड करता है जो नेचुरल थिंग्स में आ गए। अब नेचुरल थिंग्स में हमारा क्या क्या आ गया, जैसे कि राइस का खेती करना, मतलब राइस को उगाना, वीट को उगाना प्राइमरी स्टेज में आ जाएगा। वीट को उगाना इज द प्राइमरी स्टेज। और आगे हम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी में पढ़ेंगे कि वीट का क्या यूज़ है। उसके बाद पहले उगा दिए, वो प्राइमरी आ गया। अब सेकेंडरी पढ़ लेते हैं, अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग एंड आर गुड एग्जाम्पल। प्राइमरी एक्टिविटीज़ का ये फिशिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये सब गुड एग्जाम्पल है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का। ठीक है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर concerned with the processing of these resource
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्टिविटी। मतलब जैसे कि प्राइमरी स्टेज में उगाना आ गया, तो सेकेंडरी स्टेज में उसको बनाना आ गया। जैसे कि एक वीट उगा, वीट को हम लोग उगाए, अब उस वीट को उगा दिए, वो प्राइमरी स्टेज आ गया। और उस वीट से हम लोग जो बिस्किट बना दिए, रेडी कर दिए बिस्कुट को, वो सेकेंडरी स्टेज में आ गया वो, ठीक है। अब टर्शरी स्टेज में आता है कि वही बिस्किट का ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि हम लोग प्राइमरी में आ गए वीट को उगाना, सेकेंडरी में आ गया बिस्किट बनाना, और टर्शरी में आ गया बिस्किट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, मतलब बाहर भेजना या फिर अंदर लाना। ये हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ में आ गया। अब टर्शरी एक्टिविटीज़ के एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड मतलब व्यापार बेचना, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग आर एग्जाम्पल ऑफ टर्शरी एक्टिविटी। एडवर्टाइजिंग मतलब उसका प्रचार करना। एग्रीकल्चर में है कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर जो हो गया वो प्राइमरी स्टेज में आ गया। अब उसमें क्रॉप को उगाना, फ्रूट को उगाना, वेजिटेबल्स को उगाना, फ्लावर्स को, और हमारे इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक्स को जमा करना, उगाना, ये आ गया हमारा प्राइमरी स्टेज में। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मतलब कि 50% पूरी दुनिया का 50% जो पर्सन है, आबादी है पूरी दुनिया का, इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का, वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज हो चुका है। 2/3 ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। मतलब 2/3 मतलब 2-3 जो है वो इंडिया का, सिर्फ इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, अभी भी। कैन यू बिलीव दैट? 2/3। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ soil and climate are vital for agriculture activities. Favorable topography, इसका मतलब है कि भौगोलिक स्थिति जो होगा सॉइल्स का एंड क्लाइमेट का, ये वाइटल है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। मतलब कि क्लाइमेट क्या है, मतलब भौगोलिक स्थिति क्या है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सॉइल के लिए, क्लाइमेट के लिए, एग्रीकल्चर के टाइम में, एक्टिविटी में। द लैंड ऑन विच द क्रॉप आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। यहाँ पे है कि जो लैंड ऑन विच द क्रॉप, द लैंड ऑन विच द क्रॉप, मतलब कि जिस लैंड पे क्रॉप को उगाया जाता है या फिर उगा हुआ है जिस लैंड पे क्रॉप, उसको एरेबल लैंड कहते हैं। एरेबल लैंड मतलब क्या होता है? कृषि योग्य लैंड, मतलब कृषि योग्य जमीन, खेती करने योग्य जमीन, उसको हम लोग कह सकते हैं। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज concentrated in those regions of the world where suitable factories for the growing of crop exist। मतलब कि आप खुद देख सकते हैं मैप्स में कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होता है वो ऐसी जगह पे कंसंट्रेट होता है, ऐसी जगह पे सुटेबल होता है जहाँ फैक्ट्रीज हो, और जहाँ क्रॉप हम उगाएं तो उसका ज़रूरत हो और क्रॉप भी उगे और वहाँ पे फैक्ट्री भी हो। फैक्ट्री और क्रॉप का दोनों का अच्छा यूज़ है, मिलन है, ठीक है। ये हमारा मैप दे रखा है। यहाँ एरेबल लैंड, यहाँ बता रहे कि एरेबल लैंड जो है, खेती करने योग्य जो लैंड है, वो ग्रीन कलर से शो कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप एरेबल लैंड। तो इतना हम लोग का खेती करने योग्य है या फिर यहाँ पे खेती, इसका मतलब होता है। यहाँ पे लिखा है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड।
डू यू नो, चलिए पढ़ लेते हैं। डू यू नो एग्रीकल्चर कितना टाइप का होता है, मतलब एग्रीकल्चर कितना टाइप का होता है? तो पहले है एग्रीकल्चर, सेमी कल्चर, पेसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो चलिए हम लोग सबको पढ़ लेते, सब में कल्चर कल्चर लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत सुंदर सा एक ड्राइंग मतलब दे रखा है यहाँ पे एक चार्ट में। तो एग्रीकल्चर पढ़ लेते, द साइंस एंड एक्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। मतलब साइंस की दुनिया में मतलब जो खेती करते हैं हम लोग सॉइल पे, या फिर अपने लाइव स्टॉक के लिए जो क्रॉप्स उगाते हैं, लाइव स्टॉक को उगाते हैं, सिर्फ क्रॉप नहीं लाइव स्टॉक को उगाते हैं, फूल पत्ता ये सब हो गया, इसी को हम लोग फार्मिंग कहते हैं। यही होता है एग्रीकल्चर। अब सेमी कल्चर में क्या है? कॉमर्शियल रेलिंग ऑफ सिल्क वर्म, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मिंग। मतलब कॉमर्शियल रेयरिंग मतलब क्या होता है? जो खेती या फिर जो चीज़ सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है, अपने लिए नहीं, सिर्फ उसको पैसे कमाने के लिए ही किया जाता है। सिल्क वर्म को अपने लिए थोड़ी करते हैं हम लोग, सिल्क वर्म को पैसे के लिए करते हैं। तो सिल्क वर्म एक आ गया सेरीकल्चर में, ठीक है। सेरीकल्चर अब हो गया हमारा पेसिकल्चर हो गया। तो पेसिकल्चर में ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड। तो पेसिकल्चर मतलब होता है कि मछलियों को मतलब पालना। और ऐसा नहीं कि पाल दिए कहीं पे मग में पाल दिए, ग्लास में पानी रख के पाल दिए, वैसा नहीं। ऐसी जगह पे पालना, ऐसे टैंक्स में पालना जो सिर्फ फिश को पालने के लिए ही बने हैं, या फिर पॉन्ड में पालने को हम लोग पेसिकल्चर कहते हैं। और विटिकल्चर क्या होता है? मतलब यहाँ पे है कि ग्रेप्स की खेती को हम लोग सीधा विटिकल्चर कहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हॉर्टिकल्चर क्या होता है? ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट फॉर कॉमर्शियल यूज। मतलब बेचने के लिए जिन वेजिटेबल्स को, जिन फ्लावर्स को, जिन फ्रूट्स को बेचने के लिए, सिर्फ व्यापार के लिए और पैसा आमदनी आने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। कॉमर्शियल थिंग यहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। फार्म सिस्टम क्या होता है? एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी लोकेटेड एट एज ए सिस्टम, द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर। चलिए वहाँ पे चलते वापस। एग्रीकल्चर ऑफ फार्मिंग कैन बी, मतलब एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर जो होता है, फार्मिंग जो होता है, ये लोकेट किया जाता है सिस्टम के हिसाब से, ठीक है। सिस्टम के हिसाब से उसको हम लोग लोकेट करते हैं, और इसको लोकेट करते हैं। द इम्पॉर्टेंट इनपुट्स आर सीड, मतलब उसका जो इम्पोर्टेंट इनपुट है एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट है, अंदर का चीज़ जिसको हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, वो है सीड हो गया, एक फर्टिलाइज़र हो गया हमारा, मशीनरी हो गया, और सबसे ज़्यादा मेहनत लेबर सबसे ज़्यादा होता है हम लोग का लेबर कॉस्ट। यहाँ पे लेबर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ द ऑपरेशंस इन्वॉल्व्ड एंड प्लॉकिंग, शोविंग, इरिगेशन, वेडिंग एंड हार्वेस्टिंग। यहाँ पे जो कोई इम्पोर्टेंट थिंग है एग्रीकल्चर के लिए, वो एक तो हो गया हमारा प्लॉकिंग, मतलब खेत को जोतना, उसके बाद शोविंग, उसके बाद फिर उसमें बीज डालने को शोविंग कहते हैं। इरिगेशन मतलब उसमें सिंचाई करना, पानी से सिंचाई करना। वेडिंग मतलब उस पर जो जिस चीज़ का, जैसे कि हम लोग वीट का क्रॉप कर रहे हैं और बिना मतलब का दुभी उभी आ गया तो उसको हटाने को वेडिंग कहते हैं, मतलब बेकार क्रॉप्स को हटाने को, जिसका यूज़ नहीं है उसको वेडिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग लास्ट में आता है, मतलब क्रॉप उग जाता है, उसके बाद क्रॉप को काटने का हार्वेस्टिंग। इस पांचों पार्ट का मैंने एक बड़ा वीडियो बना रखा है साइंस की बुक के लिए, आप ज़रूर से जाकर मेरे चैनल पे पढ़ लीजिएगा उसको। द आउटपुट्स फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। जो आउटपुट चाहिए फार्मिंग के लिए, आउटपुट जो चाहिए सिस्टम्स, वो है वूल चाहिए, डेयरी एंड
पोल्ट्री चाहिए, ये सब प्रोडक्ट्स हम लोग को चाहिए, मतलब वूल का प्रोडक्ट्स चाहिए, डेयरी और पोल्ट्री का प्रोडक्ट्स हम लोग को यहाँ पे अवेलेबल रहना चाहिए। हम लोग को पोल्ट्री मतलब कि घरेलू चीज़ चाहिए, घरेलू चीज़ जैसे बहुत सी यहाँ पे होती है, जैसे कि ये हो गया, मतलब खुरपी हो गया, हसुआ हो गया, शॉवेल हो गया, ये सब हम लोग को आउटपुट में चाहिए। मशीनरी हो गया, केमिकल्स हो गया, यहाँ पे ह्यूमन इनपुट्स दिखा रहा है, यहाँ पे आउटपुट्स है, यहाँ पे मशीनरी हो गया आउटपुट, सीड हो गया, केमिकल्स हो गया, ये सब हमारा है। चलिए पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग कितने टाइप का होता है, कैसा कैसा होता है। टाइप ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। फार्मिंग जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार से पूरे वर्ल्ड में होता है, अलग अलग तरीके से पूरे वर्ल्ड में होता है। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशंस, ये सिर्फ भौगोलिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, जियोग्राफिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप से होगा। अब यहाँ पे कहीं और होता है, डिमांड के हिसाब से होता है, लेबर के हिसाब से, लेवल के हिसाब से होता है, अब टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अब आपका डिमांड है 100 लोगों का, आपके पास मशीन है ही नहीं, ट्रैक्टर है ही नहीं, अब हाथ से जुताई करना है तो डिमांड तो पूरा नहीं हो पाएगा। या फिर मशीनरी है, हमारे पास ट्रैक्टर है, मतलब बहुत सारा मशीनरी है और डिमांड है 50 लोगों का, तो हम लोग उस मशीनरी का क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पे है जियोग्राफिकल कंडीशन से डिमांड्स को पूरा किया जाता है, हर चीज़ का एक लेवल होता है। अब जैसे कि 50 लोगों के लिए बिना मशीनरी होता तब भी चल जाता, और 100 लोगों के लिए मशीनरी होता तब अच्छा होता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फार्मिंग जो हो गया वो टू मेन टाइप्स में क्लासिफाइड होता है। कौन कौन सा, दीज आर सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट इसका मतलब बताता हूँ। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि गुजर बसर, मतलब सिर्फ अपने यूज़ के लिए। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब सिर्फ अपने यूज़ के लिए, हमको उसको जैसे करना है। अब हम लोग उसको टेक्नोलॉजी से करें, लो लेवल की टेक्नोलॉजी से करें, हाई लेवल की टेक्नोलॉजी से करें, लेकिन हम लोग उसको बेचेंगे नहीं, सिर्फ अपने यूज़ के लिए उसको रखेंगे। ठीक है, और उसमें सब्सिस्टेंस में भी बहुत होता है। चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या है सब्सिस्टेंस में। ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, देखते हैं बुक का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए। तो यहाँ पे है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। ये मैंने बताया कि फार्मर के फैमिली के लिए ये यूज़ होता है, अपने गुजर बसर के लिए। Traditionally, low level of technology or households labor are used to produce on small output। मतलब इस काम के लिए ज़्यादातर लोग ट्रेडिशनली लो लेवल का टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, आउटपुट यूज होता है वो भी कम होता है, हाउस होल्ड से काम करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, subsistence farming can be further classified as intensive subsistence farming and primitive subsistence farming। तो इंटेंसिव और प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ लेते हैं। तो पहले इंटेंसिव में है, इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग द फार्मर cultivates a small plot of land using simple tools and more labor। मतलब यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में कहना चाह रहा है कि जो फार्मर है वो प्लॉट को खुद से जोतता है और सिंपल टूल यूज़ करता है उसको जोतने के लिए, मतलब कम टूल का यूज़ करता है और ज़्यादा उसमें मेहनत करता है, और ज़्यादा उसमें उसको मेहनत ज़्यादा होता है, सिंपल टूल्स कम लगता है। अब यहाँ पे है क्लाइमेटिक विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज विथ सनशाइन एंड fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot। ठीक है, मतलब ऐसा कहना चाह रहा है ये कि क्लाइमेट जो यहाँ पे ज़्यादा कुछ इसमें ताम झाम करता नहीं है फार्मर्स,
इंटेंसिव मतलब इसको अपने लिए यूज़ करना है, नहीं बेचना है ना कुछ, तो उसको ऊपर झापड़ मार देता है। मतलब जैसे कि क्लाइमेट के हिसाब से क्लाइमेटिक विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज, मतलब क्लाइमेट का इंतजार करते हैं कब बारिश होगी तो पानी पड़ेगा, ये सब इंतजार करते हैं। ठीक है, और इसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं और परमिट ग्रोइंग ऑफ मोर देन द वन क्रॉप एनुअली। ठीक है, तो सेम प्लॉट पे करते जाते मतलब इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। अब क्या क्या होता है, राइस इज द मेन क्रॉप, इसमें राइस जो है मेन क्रॉप आता है एनुअली के लिए। अदर क्रॉप्स इंक्लूड वीट, मेज, पल्सेस, दाल, चावल, पल्सेस ये सब, वीट, मक्का, मेज एंड ऑयल सीड्स, ये सब जो है फार्मर के लिए जनरली होता है, यूज होता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज prevent in the thickly population area of the monsoon regions of Southeast and East Asia। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब ये जो होता है एग्रीकल्चर, इस टाइप का सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वो जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में जहाँ पॉपुलेशन होता है उस एरिया में, मॉनसून रीजन्स में ये होता है। जैसे कि साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया और ईस्ट एशिया, ये सब बगल या इनसे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, अब प्राइमेटिव पढ़ लेते हैं। प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड शिफ्टिंग, कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। ठीक है, तो पहले इसमें भी दो पार्ट है, प्राइमेटिव में भी दो पार्ट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ते हैं। Shifting cultivation is practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical areas, parts of Southeast Asia and Northeast India। मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो ऐसा जगह पे होता है जहाँ मतलब कि घना फॉरेस्ट हो, जहाँ घना जंगल हो, अमेज़न के जंगल टाइप, ट्रॉपिकल अफ्रीका पार्ट जहाँ होता है वहाँ। आगे है कि these are the areas of heavy rainfall and thick regeneration of vegetations। मतलब जैसे कि अभी यहाँ जहाँ अभी मैंने नाम लिया, जैसे कि ट्रॉपिकल अफ्रीका पार्ट लिया मैंने नाम, फिर साउथ ईस्ट एशिया नाम लिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया नाम लिया मैंने। मतलब ये सब जो मैंने नाम लिया ये सब यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है और जल्दी जल्दी नया नया यहाँ पर झाड़, मतलब जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है और जल्दी जल्दी पेड़ पौधा उगता है, वनस्पति जल्दी जल्दी यहाँ पे ग्रो होता है। ए प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय फीलिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। मतलब एक प्लॉट जो है वो एकदम जल्दी फटाक से खाली हो जाता है जब वो जलता है। मतलब फॉरेस्ट में ज़्यादातर आग लगती रहती है तो वो मतलब जल्दी जल्दी उग भी जाता है और जल्दी जल्दी जल भी जाता है। द ऐश आर देन मिक्सड विथ द सॉइल एंड क्रॉप, द मेज, याम, पोटैटोज एंड कैसावा आर ग्रोन। मतलब जो पेड़ वेड़ जल जाता है और जिसमें जल्दी आग पकड़ लेता है, जैसे कि ऐश मतलब कि आपका हो गया जो पेड़ जल्दी जल जाता है और जिसका सिर्फ राख बच जाता है वो होता है मेज, ज़्यादातर मतलब लाइक मेज, पोटैटो, कैसावा, याम, ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पर उगता है, उसके बाद जलने के बाद वहाँ पे उगता है। आफ्टर द सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज abundant and the cultivator moves to
ए न्यू प्लॉट। इसका कहने का मतलब है कि सॉइल जब लूज हो जाता है, मतलब जब ये लूज सॉइल जब लूज हो जाता है तो उसका फर्टिलिटी जो होता है ना वो कम हो जाता है। ये सब जलने वाले के बाद फर्टिलिटी उसका कम हो जाता है। तो फिर जो क्रॉप होता है ना, कल्टीवेटर जो होता है, मतलब जो खेत को जोतता है, मतलब फार्मर ही समझिए उसको। कल्टीवेटर जो होता है उस प्लॉट को छोड़ के अब न्यू प्लॉट को ढूंढता है और वहाँ पे एग्रीकल्चर करता है, वहाँ पे क्रॉपिंग करता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। नोमैडिक हर्डिंग, नोमैडिक हर्डिंग अब पढ़ लेते हैं। Nomadic herding is practiced in the semi-arid and arid regions of Sahara, Central Asia and some part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। तो नोमैडिक हर्डिंग जो है प्रैक्टिस किया जाता है इस टाइप के एरिया में, मतलब एराइड रीजन्स टाइप में उसको हम लोग करते हैं। मतलब वो नोमैडिक हर्डिंग जो होता है वो कश्मीर टाइप में होता है, राजस्थान साइड में होता है, जम्मू साइड में होता है। इस तरह के जगहों में ये नोमैडिक हर्डिंग का प्रैक्टिस होता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdmen move from place to place with their animals for fodders and water along definite routes। इसका मतलब है कि इस टाइप के एरिया में नोमैडिक हर्डिंग का आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पे हमारे जो चरवाहा होता है वो अपने जानवरों को ले के जाता है अलग अलग जगहों पे चरने के लिए, और वहाँ पे वो चरता है, खाता है, पीता है और उसको भेज देता है कि तुम चरो। उसके थोड़ा देर बाद आता है, उसको लेके चला जाता है। नोमैडिक हर्डिंग में ये सब शिप भी होता है, कैमल भी होता है, याक भी होता है, ये सब भी मोस्टली रिलेटेड है इसी टाइप की चीज़ से। दे प्रोवाइड मिल्क, ये सब हम लोग को इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग को मीट देता है, फिर मिल्क देता है, वूल देता है, हाइड्स देता है एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिली। ये सब जो है नोमैडिक हर्डिंग में ये सब फैमिली के मीट, मिल्क, वूल, हाइड्स ये सब वो फार्मर के फैमिली को देता है। अब यहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग स्टार्ट होगा, नोमैडिक हर्डिंग ख़त्म और सब्सिस्टेंस फार्मिंग ख़त्म। तो नोमैडिक हर्डिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं। नोमैडिक हर्डिंग में भी वही है बात कि क्रॉप उगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है कि क्रॉप उगाया जाता है और उसको बेचा जाता है रेट में। इसको मार्केट में इसको बेचा जाता है। द एरियाज कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज लार्ज। मतलब जो यहाँ पे है कि कॉमर्शियल फार्मिंग में इसको बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, ठीक है। कॉमर्शियल फार्मिंग में बेचा जाता है, इसको बेचा जाता है मार्केट्स में पैसा कमाना। मतलब इस फार्मिंग का, कॉमर्शियल फार्मिंग का सिर्फ यही मतलब होता है कि उससे व्यापार किया जाए, या फिर वो व्यापार मीट का हो, या फिर वो व्यापार मिल्क का हो, या फिर वो फिश का हो, या फिर वो किसी भी चीज़ का, एनीथिंग, ये उसी के लिए होता है। और इसमें ज़्यादा क्वान्टिटी में मशीन्स भी लगती है, मशीनरी भी लगती है, ज़्यादा क्वान्टिटी में लेबर भी लगता है, ठीक है। लेबर मतलब कम ही लगता है लेकिन मशीनरी इसमें थोड़ी ज़्यादा लगती है। अब यहाँ पे है कि कॉमर्शियल फार्मिंग इंक्लूड कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब कॉमर्शियल फार्मिंग का भी दो पार्ट है, अब एक है मिक्स्ड फार्मिंग और एक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग आगे। और 4.5 फिगर में दे रखा है यहाँ पे शुगर केन प्लांटेशन, प्लांटेशन कैसे होता है और एक शुगर केन का प्लांटेशन यहाँ दे रखा है। ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा, शुगर केन का प्लांटेशन यहाँ पे लिख रखा है।
A commercial grain farming crop are grown in for commercial purpose. Commercial सीधा बात है कि कॉमर्शियल ग्रेन को उगाते हैं हम लोग बेच बाच करने के लिए, कॉमर्शियल पर्पस से हम लोग उसको उगाते हैं। वीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। वीट और मेज जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कॉमर्शियल है, क्योंकि ये सबके घर में यूज होता है, सबको ज़रूरत होता है इसका। अब यहाँ पे है कि ये दोनों तो हो गया कि ये मेजर एरियाज वेयर कॉमर्शियल ग्रेन्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यहाँ अब मैं बताने जा रहा हूँ मेजर एरिया जहाँ पे कॉमर्शियल फार्मिंग होती है और अच्छी तरीके से होती है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, यहाँ ये होती है। These areas are sparsely populated with large farms spread over hundred of hectares. यहाँ पे है कि इन जगहों पे खेत जो होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे बड़ा जगह है तो खेत भी बहुत। एशिया कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे है खेत से बड़ा होता है, यहाँ पे खेत का नापाई होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोस्टली पॉपुलेटेड ये सब जगह है, पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे खेतों में ज़्यादा चीज़ उगाया जाता है और ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है। हाँ, तो यहाँ पे है कि several winters restrict the growing seasons and only a single crop can be grown. यहाँ पे सिर्फ जैसे कि एक खेत में अगर एक चीज का खेती हो रहा है तो यहाँ पे एक खेत में एक ही चीज का खेती होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग, मैंने बताया कॉमर्शियल फार्मिंग में आता है, दो पार्ट होता है। तो पहले मिक्स्ड फार्मिंग है तो मिक्स्ड फार्मिंग पढ़ लेते हैं। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर्स क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। तो यहाँ पे है कि मिक्स्ड फार्मिंग में होता ये है कि मिक्स्ड फार्मिंग को हम लोग बेचने के लिए, व्यापार के लिए यूज करते हैं। और इस फार्मिंग में क्या क्या होता है, हमारा लाइव का रेयर लाइव स्टॉक है, खाने पीने का सामान, ये मिक्स्ड फार्मिंग में उगाया जाता है। इट इज प्रैक्टिस इन अब यहाँ पे है कि ये कहाँ कहाँ ज़्यादातर होता है या फिर कहाँ कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है। ये यूरोप में होता है ज़्यादा, ईस्टर्न यूएसए में होता है, अर्जेंटीना में होता है, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, और लास्ट थिंग है साउथ अफ्रीका, यहाँ ये मिक्स्ड फार्मिंग होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो यही खत्म होती है। ये पार्ट 1 है चैप्टर 4 का एग्रीकल्चर। अब पार्ट 2 जरूर से देख लीजिएगा। तब तक के लिए बी होप